हेलो गाइस, तो आज हम डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चरल इनकम के बारे में कि आखिरकार एग्रीकल्चरल इनकम क्या होती है। इसका इनकम टैक्स एक्ट 1961 में क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, और इनकम टैक्स एक्ट 1961 एग्रीकल्चरल लैंड के बारे में या एग्रीकल्चर इनकम के बारे में क्या बोलता है। तो दोस्तों, मैं पहले ही आपको बता दूं कि एग्रीकल्चरल इनकम के बारे में हमें इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर सेक्शन 2 सबसेक्शन 1A में जानने को मिलेगा। लेकिन हमें एग्रीकल्चर इनकम के बारे में जानने से पहले एक चीज़ जाननी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वो चीज़ ये है कि एग्रीकल्चर इनकम को इनकम टैक्स एक्ट के अंडर एग्जेम्प्टेड किया गया है सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 में। एग्जेम्प्टेड किया का क्या मतलब है कि कोई भी एग्रीकल्चरल इनकम है, हम आगे पढ़ेंगे कि एग्रीकल्चरल इनकम क्या है क्या नहीं है, लेकिन कोई भी एग्रीकल्चरल इनकम जो है वो इनकम टैक्स अंडर के इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंडर एग्जेम्प्टेड रहेगी, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। अब जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के पास ये पावर ही नहीं है कि वो एग्रीकल्चरल लैंड या एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर कोई भी टैक्स लेवाए कर सके। द पार्लियामेंट हैज़ नो पावर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू लेवाए ऑन एग्रीकल्चरल इनकम। बिकॉज अब क्यों नहीं है? बिकॉज एंट्री 82 ऑफ द यूनियन लिस्ट, जो यूनियन लिस्ट है कॉन्स्टिट्यूशन की, जिसमें 82 एंट्री में ये लिखा गया है कि पार्लियामेंट के पास वो पावर है, वो हक है पार्लियामेंट के पास कि वो कोई भी टैक्स का कोई भी टैक्स के रिगार्डिंग लॉ बना सकता है किसी भी इनकम पर, सिवाय एग्रीकल्चरल इनकम के। यानी कि एग्रीकल्चरल इनकम को छोड़कर वो सब पे इनकम टैक्स के लॉज बेसिकली बना सकता है। अब अगर हम अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 पढ़े तो एग्रीकल्चरल इनकम क्या है। एग्रीकल्चरल इनकम को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पहला पार्ट है एनी रेंट और रेवेन्यू डिराइव्ड फ्रॉम लैंड विच इज़ सिचुएटेड इन इंडिया एंड इज़ यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस। यानी कि कोई भी ज़मीन जो इंडिया में है, जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे हमें रेंट मिल रहा है या रेवेन्यू मिल रहा है, और जो स्पेसिफिकली एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए यूज़ हो रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी खेती बाड़ी वाली ज़मीन है लेकिन उसके ऊपर आप उसको एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज़ नहीं कर रहे हो, किसी और कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हो, तो उस पर लगेगा टैक्स। लेकिन अगर आप उसको सिर्फ एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हो और वो ज़मीन इंडिया में है और उस पर रेंट आ रहा है, रेवेन्यू आ रहा है, तो वो टैक्सेबल नहीं होगी। जैसे कि इसकी एसेंशियल कंडीशन एक बार पढ़ लेते हैं। पहला है रेंट और रेवेन्यू, यानी कि कोई भी रेंट मिलना चाहिए, रेवेन्यू मिलना चाहिए। दूसरा पॉइंट है रेंट और रेवेन्यू मस्ट बी डिराइव्ड फ्रॉम द लैंड। जिस धरती की हम बात कर रहे हैं, जिस ज़मीन की हम बात कर रहे हैं, जिससे हमें एग्रीकल्चर पर्पस है, उसी ज़मीन से हमें रेंट और रेवेन्यू होना चाहिए और किसी ज़मीन से नहीं होना चाहिए। द लैंड मस्ट बी सिचुएटेड इन इंडिया। जो लैंड है वो इंडिया के अंडर ही सिचुएटेड होनी चाहिए, लैंड इंडिया के बाहर नहीं होनी चाहिए। द लैंड मस्ट बी यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। आइए आगे देखते हैं। एनी इनकम ड्राइव फ्रॉम सच लैंड बाय एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, ये इसका तीसरा हिस्सा है। यानी कि मैंने आपको बताया था कि एग्रीकल्चर इनकम को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। जो सेकंड पार्ट है वो है एनी इनकम डिराइव फ्रॉम सच लैंड बाय एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। कोई भी इनकम किसी भी ऐसी ज़मीन से मिले जो इनमें से किसी एक से, इनमें से ये जो नीचे 3 चीज़ें दी गई हैं, इसके द्वारा कोई भी अगर इनकम मिल रही है किसी लैंड से, तो वो भी टैक्सेबल नहीं होगी। पहला है एग्रीकल्चर, यानी एग्रीकल्चर के पर्पस से अगर कोई आपको इनकम मिल रही है तो वो टैक्सेबल नहीं है। बाय अ कल्टीवेटर, अगर किसी कल्टीवेटर के द्वारा इनकम मिल रही है, कोई कल्टीवेटर है वो इनकम प्रोड्यूस कर रहा है, बेसिकली उसको इनकम मिल रही है एग्रीकल्चर करने से, तो वो भी टैक्सेबल नहीं है। अगर कोई कल्टीवेटर कोई सेल करता है, यानी कि अगर अपनी खेती बाड़ी की सेल करता है एग्रीकल्चर पर्पस से, मान लीजिए उसने बीज खरीद लिए, बीज आगे बेच दिए, या फिर जो अपनी खेती है, जैसे नर्सरीज़ होती हैं बहुत सारी, आपने देखा होगा बहुत सारी नर्सरीज़ होती है जिसमें छोटे छोटे से पौधे होते हैं, वो उनको ऐसे वो ब्लू कलर की थैलियाँ सी नहीं होती, उनमें जाके बेचते हैं, तो वो भी टैक्सेबल नहीं है, उससे भी जो इनकम मिलती है। तो 3 पॉइंट क्लियर है कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड होना चाहिए इनकम, कल्टीवेटर के द्वारा होना चाहिए, और या अगर किसी कल्टीवेटर के द्वारा कोई सेल हुई है तो वो भी हमारी टैक्सेबल नहीं है। आगे है इनकम डिराइव्ड फ्रॉम बिल्डिंग। अब थर्ड और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसमें ज़्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो है इनकम डिराइव्ड फ्रॉम बिल्डिंग। अब
ऐसा हम मैम आप बोलोगे कि मैम आपने तो कहा था कि भाई एग्रीकल्चरल इनकम हमारी है नहीं, तो बिल्डिंग से क्या एग्रीकल्चरल इनकम होगी। देखिए पहला पॉइंट, बिल्डिंग सिचुएटेड इन एग्रीकल्चरल लैंड, अगर कोई बिल्डिंग एग्रीकल्चरल लैंड के ऊपर है तो वो इनकम टैक्स से एग्जम्प्टेड होगी। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि वो जो बिल्डिंग है आपने अपनी एग्रीकल्चरल लैंड के ऊपर आईटी ऑफिस खोल दिया, नहीं, उसके भी कुछ आगे प्रोविजंस होते हैं कि वो जो बिल्डिंग है वो किसके लिए यूज़ होनी चाहिए। सेकंड, बिल्डिंग इज़ ओन्ड एंड ऑक्यूपाइड बाय द कल्टीवेटर, जो वो बिल्डिंग है वो एक जो कल्टीवेटर है वही ओन करता होना चाहिए और उसी ने ऑक्यूपाई की होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट, रेंट ऑफ द बिल्डिंग ओन बाय द कल्टीवेटर, अगर कोई कल्टीवेटर है उसने कोई बिल्डिंग उसकी एग्रीकल्चर लैंड पे कोई बिल्डिंग है तो उसका जो रेंट होगा वो भी एग्रीकल्चर इनकम में आएगा। अब बिल्डिंग तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, आपने देखा होगा लोग खेतों में अपने वेयर हाउसेज बना लेते हैं, छोटे छोटे कमरे डाल देते हैं कि फसल काट के वहाँ पर रखने के लिए, ठीक है, तो वो भी बिल्डिंग्स में आता है। फोर्थ पॉइंट है, बिल्डिंग इज़ यूज्ड एज एयर स्टोर हाउस, यानी कि जो बिल्डिंग है वो एक स्टोर हाउस की तरह यूज़ हो रही है, तो भी उससे जो इनकम आएगी वो एग्रीकल्चरल इनकम मानी जाएगी। उसके बाद पांचवा लास्ट पॉइंट है, एग्रीकल्चरल लैंड इज़ एसेस्ड टू लैंड रेवेन्यूज़ इन इंडिया, यानी कि अगर आपकी जो आपकी लैंड है एग्रीकल्चरल लैंड है वो इंडियन लैंड रेवेन्यू में असेस्ड की जा रही है तो वो भी एग्रीकल्चरल जो इनकम होगी वो आपकी एग्रीकल्चरल इनकम में आ जाएगी और टैक्स से एग्जेम्प्टेड होगी। अब आप पूछोगे मैम ये लैंड रेवेन्यू इन इंडिया क्या है। देखिए जो हमारी ज़मीन होती है ना, जो हमारा इंडिया होता है, इसका अलग से लैंड रेवेन्यू निकलता है। जो लोग जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे होंगे उनको पता होगा कि हर स्टेट का एक अपना लैंड लॉ होता है, उनका लैंड रेवेन्यू होता है। जैसे पंजाब और हरियाणा का अपना लैंड रेवेन्यू एंड सील होल्डिंग एक्ट है। इस तरह से बहुत सारे एक्ट हैं जिसमें हम क्या करते हैं, लैंड से जो हमें रेवेन्यू मिल रहा है वो हम देखते हैं, चाहे वो ज़मीन से हमें एग्रीकल्चर ज़मीन से मिल रहा है, चाहे हमने समतल तह से मिल रहा है, चाहे कम्युनिटी ज़मीन से मिल रहा है, जो भी है, ठीक है। तो वो एक अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप चाहेंगे कि मैं उसके बारे में भी डिस्कस करूँ तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। उसके बाद हम बात करते हैं कि एग्रीकल्चरल इनकम की क्या क्या एग्जांपल्स है। तो एग्रीकल्चरल इनकम की सबसे पहले एग्जांपल ये है कि कोई भी अगर आप रीप्लांटेड ट्री बेच रहे हो, यानी कि कोई पौधा आप बेच रहे हो, तो उस पर भी वो भी एग्रीकल्चरल इनकम है। कोई बीज की सेल कर रहे हो, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सीड्स भी एग्रीकल्चरल इनकम है। कोई एग्रीकल्चरल लैंड से आपको रेंट मिला है, आपने ठेके वेके पे दे रखा था, वो भी एग्रीकल्चरल इनकम आएगी। अब कौन सी एग्रीकल्चरल इनकम नहीं है तो मैं आपको बता देती हूँ कि इनकम फ्रॉम पोल्ट्री फार्म, जो पोल्ट्री फार्म्स होते हैं, जैसे कि गाय जो मुर्गे वगैरह रखते हैं, पोल्ट्री फार्म्स या फिर पिग्स वगैरह रखते हैं, वो एग्रीकल्चर इनकम में नहीं आते क्योंकि वो तो मीट बिजनेस हो गया ना, आप अंडा वंडा बेच रहे हो, मीट बिजनेस टाइप हो गया। उसके बाद सेकंड है इनकम फ्रॉम बी हाइविंग, जैसे लोग छत्ते लगाते हैं मधुमक्खियों के शहद निकालने के लिए, वो भी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम आएगा, उससे भी अगर कोई इनकम होती है तो। तीसरा है इनकम फ्रॉम डेयरी फार्मिंग, अगर आप भैंसों का दूध वगैरह निकाल रहे हो, डेयरी फार्मिंग कर रहे हो, तो उससे भी आपकी जो इनकम है उससे भी जो आपकी इनकम है वो नहीं मानी जाएगी। उसके बाद परचेज ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप, अगर आप कोई सीधी खड़ी क्रॉप्स वगैरह ले रहे हो जो बिल्कुल कटने के लिए तैयार है तो उसको भी नहीं मानेंगे। और दोस्तों जो नीचे के पॉइंट है वो मैंने आपको पहले ही बता दी है कि पार्लियामेंट के पास कोई भी हक नहीं है कि वो एग्रीकल्चर इनकम पे कोई भी टैक्स लिवाई कर सके। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और धन्यवाद मेरे को सुनने के लिए। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे कोई भी कन्फ्यूजन हो रहा है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स, आई विल मेक अनदर वीडियो फॉर यू गाइज। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, sorry. Thank you.